हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई से वो अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग तो देखने वाले हैं जो यूपी एनएचएम के थ्रू जो पेपर होने वाला है, जिस जो 13 मार्च को जो पेपर होने वाला है, उसकी जो पोस्ट है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र की। तो उसके लिए जो सिलेबस दिया हुआ उसको देखने वाले हम लोग हैं। तो ये अपनी जो होगी, ये एक मैराथन क्लास होगी। तो इसमें हम लोग जो देखेंगे, तो जिसका जो पहला चैप्टर है, जो बेसिक हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके बारे में जो इसका जो देखेंगे, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे, ये इम्पोर्टेंट ऑफ हेल्थ, हैंड वॉश एंड क्लिनिकल कफ एंड हाइजीन, और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग इसके बारे में, और जो काजेज ऑफ मस्कीटो एंड बैक्टीरियल वायरस जो है इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो जो है इसके कुल जो 15 क्वेश्चन आएंगे, और ये जो 15 क्वेश्चन है 15 मार्क्स के होंगे। तो हम लोग इसके बारे में जो मतलब जो मेन थ्योरी है वो देखेंगे इसकी। और ये एक डिटेल क्लास होगी, तो इसमें हम इसके बारे में सब कुछ देखेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है इसमें। तो जो हर साल जो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे जो है, हर साल जो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है, जो इसको 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को हर साल जो है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के रूप में मनाया जाता है। तो 2021 में जो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है, इसको जो 15 अक्टूबर को मनाया गया था, और इसका जो थीम था, आवर फ्यूचर इज़ एट हैंड एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड टुगेदर। जो इसका थीम था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि इसमें जो सिलेबस में भी हैंड वॉशिंग के बारे में दिया हुआ है, तो इसके बारे में, इसके थीम के बारे में पूछा जा सकता है। और ये कब मनाया जाता है इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इसको जो मनाया जाता है 15 अक्टूबर को जिसको मनाया जाता है, तो इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। वैश्विक हाथ धोने का दिवस जो 2021 में मनाया गया, और ये जो है 15 अक्टूबर को मनाया गया। इस वर्ष की जो थीम थी, इसको हिंदी में देखते हैं, हमारा भविष्य हाथ में, चलो एक साथ आगे बढ़ें। ये इसका थीम है। और कोविड-19 संचलन को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीके के रूप में जो है हाथ धोने को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक आंदोलन को मान्यता दिया गया था, ये जो इस साल 2021 के लिए। तो आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड वॉशिंग, हैंड वॉशिंग का जो इम्पोर्टेंस, इसके बारे में देखते हैं। अपने और अपने परिवार को बीमार होने से बचाने के लिए हाथों को धोना सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। जब आप अस्पताल में होते हैं या दूसरों के द्वारा आपकी देखभाल की जाती है, तो आपके देखभालकर्ता और मुलाकातियों को भी अक्सर हाथ धोने की आवश्यकता होती है। तो अगर कोई व्यक्ति अगर कहीं बीमार है या कहीं किसी हॉस्पिटल में है, तो अगर कोई भी इसको देखने आता है, तो जो देखने आता है उसको भी हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, क्योंकि जो बीमारियां हैं जो रोगी से उस तक पहुंच सकती हैं। तो इसके लिए जो हैंड वॉशिंग करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं अपने हाथ कैसे धोएं। तो इसके बारे में देखते हैं। अपने हाथों को साफ बहते पानी, ठंडा या गर्म पानी या इसे गीला करें। नल को बंद करके साबुन लगाएं, और अपने हाथों को साबुन के झाग से रगड़ कर साफ करें। और अपने हाथों के पिछले भाग, अपनी उंगलियों के बीच और अपने नाखूनों के अंदर साबुन का झाग लगाएं। अपने नाखूनों के अंदर और इसके इर्द गिर्द साफ रखने के लिए आप किसी नेल ब्रश या पुराने टूथब्रश का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अपने हाथों को कम से कम जो है 20 सेकंड तक रगड़ें और उनको धुलें। अपने हाथों को साफ बहते पानी के नीचे अच्छी तरह से धोएं। पानी को बंद करने के लिए अपने हाथ में एक पेपर टॉवल या साफ तौलिया का प्रयोग करें। ऐसा करना उस समय आपके हाथ को साफ रखता है जब आप अपने नल के हैंडल को छूते हैं, जो कि साफ़ नहीं होता। जो नल का हैंडल होता है, जब उसको हम अपने हाथ धुलने के बाद उसको जो छूते हैं, तो हमारे हाथ पुनः फिर से गंदे हो जाते हैं, क्योंकि जो नल का जो हैंडल होता है उस पर बहुत से लोग छूते हैं। तो जिसकी वजह से जो हमको अगर उसका नल का हैंडल छूना चाहिए, तो उसको छूने के लिए हम पेपर टॉवल्स या टिश्यू पेपर का यूज करके उसके नल की जो हैंडल है उसको बंद कर सकते हैं। आगे देखते हैं। किसी साफ तौलिया या एयर ड्राई का प्रयोग करके अपने हाथों को सुखाएं। आगे देखते हैं। आगे जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर स्थिति में कीटाणुओं से छुटकारा पाने के लिए साबुन और पानी के से हाथ धोना सबसे अच्छा तरीका है। अगर साबुन और पानी आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो आप अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कम से कम जो है 60% अल्कोहल होता है। उत्पाद लेवल को देखकर आप बता सकते हैं कि सैनिटाइज़र में कम से कम 60% अल्कोहल है या नहीं। तो जो सैनिटाइज़र होता है, सैनिटाइज़र में जो कम से कम जो है 8% जो 60% अल्कोहल हो जिस सैनिटाइज़र में होता है, वो सैनिटाइज़र काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो इसके बारे में, इसी परसेंटेज के बारे में पूछा जा सकता है। तो आप लोग याद रखिए, सैनिटाइज़र में जो कम से कम है 60% अल्कोहल होना चाहिए।
आगे देखते हैं WHO के द्वारा जो है 7 स्टेप बताए गए हैं। ये हैंड हाइजीन के लिए 7 स्टेप बताए गए। तो देखते हैं, जो पहला स्टेप है, रब पाम टुगेदर। अपनी जो हथेली है इसको आपस में रगड़ो, और मतलब इस पर जो साबुन लगा कर आपस में रगड़ना होता है। ये फर्स्ट स्टेप है। फिर सेकेंड स्टेप जो है, रब द बैक बोथ ऑफ द हैंड। जो हाथ के जो पीछे का हिस्सा है, इन दोनों को आपस में रगड़ना होता है, इनको साफ करना होता है। थर्ड स्टेप जो है, इंटरलॉक फिंगर एंड रब हैंड्स टुगेदर। जो दोनों हाथों की उंगलियां हैं, इनको इंटरलॉक करके इनको साफ करना होता है। फोर्थ स्टेप जो है, इंटरलॉक फिंगर रब बैक एंड फिंगर्स टू बोथ हैंड्स। जो हाथ की जो उंगलियां हैं, इनका जो पीछे का हिस्सा है, उनको भी साफ करना है। ये जो फोर्थ स्टेप है। और जो फिफ्थ स्टेप है, रोटेट। ये जो फिफ्थ स्टेप है, रोटेशनल रबिंग एंड राइट थम्स एंड क्लेफ्ट एंड वाइस वर्सा। दोनों हाथ को अंगूठा है, इसके बाद इसको साफ करना जो है फिफ्थ स्टेप में बताया गया है। और जो सिक्स है, इसमें जो बताया गया है, रब फिंगर टिप्स ऑन द पाम फॉर द बोथ हैंड। जो उंगलियों की जो सामने की टिप होती है, इसके साफ करने के बारे में जो है स्टेप 6 में बताया गया है। और स्टेप 7 जो है लास्ट स्टेप है, इसमें जो बताया गया है, रब बोथ रिस्ट इन द रोटेटिंग मैनर एंड अप टू रनिंग थ्रू द ड्राई। इसमें जो जो हाथों की कलाई है, इसके बारे में बताया गया है। जो सेवन्थ स्टेप में है, सेवन्थ स्टेप में हाथों की कलाई को साफ करने के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं जो रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड एडुकेट्स, इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें जो ये रेस्पिरेटरी हाइजीन में जो बताया गया, जो बीमारियां जो हैं श्वसन संबंधी, या जो श्वसन के थ्रू जो संक्रमण होता है, इसके बारे में बताया गया कि उनको कैसे उनसे बचा जा सकता है और कैसे इनका प्रिवेंशन किया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें देखते हैं, श्वसन संक्रमण दुनिया भर में बीमारी, रुग्णता और मृत्यु दर का सबसे प्रमुख कारण है। श्वसन पथ में संक्रमण का बोझ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रति वर्ष 4 मिलियन से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। जो दुनिया भर में जो है करीब 4 मिलियन लोगों की जो मृत्यु हो जाती है, ये होती है रेस्पिरेटरी डिजीज़ के कारण हो जाती है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इन्फ्लुएंजा संक्रमण से प्रतिवर्ष जो इन्फ्लुएंजा होता है, इससे जो प्रतिवर्ष जो है करीब 2.5 लाख से 5 लाख मौतें होती हैं। और इन मौतों की वजह से जो अर्थव्यवस्था को जो नुकसान होता है, करीब $71 मिलियन से $167 बिलियन तक का जो है प्रतिवर्ष इसकी वजह से नुकसान अर्थव्यवस्था को होता है। आगे देखते हैं, स्प्रेड ऑफ डिजीज़ एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन, इसके बारे में देखते हैं। श्वसन संक्रमण काफ़ी विषैला होता है और यह पूरी आबादी में आसानी से फैल सकता है। जो श्वसन के थ्रू जो संक्रमण होते हैं, ये काफ़ी खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से पूरी जो आबादी में फैल सकते हैं। तो इसके बारे में बताया गया है, श्वसन रोगों की प्रगति के कारण जो है रोगजनकों को आसानी से एरोसोल्ड किया जा सकता है। और एक काफ़ी जो ये श्वसन संबंधी बीमारियाँ होती हैं, तो इनके जो वायरस होते हैं, ये जो है एयर के थ्रू जो है काफ़ी दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं और ये काफ़ी संक्रमण फैला सकते हैं। जैसे भी कोरोना वायरस था, ये भी जो था एयर के थ्रू जाता था। इस संक्रमित व्यक्ति के से एक नॉर्मल व्यक्ति के तक पहुँच करके उसको भी बीमार करता था। तो जो भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं, ये बहुत तेज़ी से लोगों को बीमार करती हैं। आगे देखते हैं, जो बीमारियां होती हैं, जो रेस्पिरेटरी पैथोजन के कारण जो बीमारियां होती हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो जो ये जो वेरिसेला जोस्टर, इसको चिकन पॉक्स भी कहते हैं, कोरोना वायरस, डिप्थीरिया, ग्रुप ए स्टेप्टोकोकी, हीमोफीलिया, इन्फ्लुएंजा, लेगनोरियस और मीजल्स, मम्स, रूबेला, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, वोपिंग कफ और कॉमन कोल्ड, ये सारी जो बीमारियां हैं, ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं। ये सभी जो हैं, ये जो हवा के थ्रू इनके एयरसोल जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाकर के उनको बीमार करते हैं। तो इसके बारे में आगे देखते हैं। तो देखते हैं, जो पहला जो वेरिसेला, इसको जो चिकन पॉक्स भी कहा जाता है, वेरिसेला चिकन पॉक्स है। चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर, जो इसका जो वायरस होता है, वेरिसेला जोस्टर इसका वायरस है के कारण होने वाली बीमारी है। और ये जो वायरस है, ये हर्पीज़ जो परिवार फैमिली है, इससे बिलोंग करता है। और इस बीमारी में जो है बॉडी पे जो लाल चकत्ते हो जाते हैं। तो इसमें ये लाल चकत्ते इस बच्चे के पड़े हुए हैं। तो ये जो दिखाता है, इसका जो वेरिसेला वायरस को दिखाता है, और इसको चिकन पॉक्स भी कहा जाता है वेरिसेला को। आगे देखते हैं,
आगे जो कोरोना वायरस जो है ये भी पैथोजन जो सार्स कोव 2 जो है इसके द्वारा जो होता है, इसका जो सार्स जो है इसका जो फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है ये इसको कोरोना वायरस को फैलाता है। और ये कोरोना वायरस से पहले जो है MER जो इसको कहा जाता है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये भी जो है ये भी जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ था और ये भी एक इंसान से दूसरे इंसान में हो जाता था। तो जो और मिडिल ईस्ट जो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है ये सबसे पहले जो देखा गया था मिडिल ईस्ट कंट्रियों में देखा गया था। और ये इंसानों को जो हुआ था पहले सबसे पहले ऊँट को हुआ था, ऊँट से फिर ये इंसानों को हुआ था। तो इसलिए इसको जो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि ये जो मिडिल ईस्ट की कंट्रियों में सबसे पहले देखा गया था। आगे देखते हैं जो डिप्थीरिया जो है साइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। और ये कोरोना वायरस की तरह यह संक्रमित व्यक्तियों के निकट होने से या खांसने और छींकने के माध्यम से एरोसोल के द्वारा जो स्राव के साथ साथ दूषित वस्तु या सतह के संपर्क में आने से फैलता है। और जो डिप्थीरिया होता है, डिप्थीरिया में जो है गले में जो प्रॉब्लम, तो ये डिप्थीरिया का लक्षण है। आगे देखते हैं ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकी जो होता है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकी जो मनुष्यों में एक सामान्य उपनिवेशक है। अक्सर यह गले और त्वचा के में पाया जाता है और यह हमेशा जो है ये खतरनाक नहीं होता है। जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकी होता है ये हमेशा जो इंसानों में खतरनाक नहीं होता है, ये रोग उत्पन्न नहीं करता है। आगे देखते हैं जो हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा है, इसके बारे में देखते हैं। हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा एक ऊपरी श्वसन पथ का जीवाणु होता है जो मेनिंजाइटिस, निमोनिया और सेप्सिस जैसी गंभीर और आक्रामक बीमारियों के साथ साइनस संक्रमण या कान के संक्रमण जैसी हल्की बीमारियों का कारण बन सकता है। यह उन लोगों द्वारा श्वसन बूंदों के माध्यम से फैलता है जो इसके जो उपनिवेशित या जो इनसे संक्रमित हो चुके होते हैं। बेसिकली जो ये हीमोफीलिया है ये जो फैलता है, अगर कोई व्यक्ति इससे पीड़ित है तो उसके जो एरोसोल हैं ये हवा में उड़ते रहते हैं और ये किसी स्वस्थ व्यक्ति के पास पहुंच करके उसको भी बीमार करते हैं। और हीमोफीलिया में जो होता है रेस्पिरेटरी इलनेस होती है और इसमें जो फेफड़े जो हमारे फेफड़े होते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको हीमोफीलिया कहा जाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। और ये जो एच इन्फ्लुएंजा से जे जीवाणु के साथ इसको भ्रमित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एच इन्फ्लुएंजा जो होता है ये और होता है, और ये जो इन्फ्लुएंजा होता है ये एक वायरस के थ्रू होता है। और फ्लू आमतौर पर जो आत्मसीमित होता है और हल्के अल्पकालिक बीमारी या स्थानीय माध्यम बीमारी के रूप में उपस्थित होता है। आगे देखते हैं जो लिजियोनेरस डिजीज़ है, लिजियोनेरस डिजीज़ जो है, लिजियोनेरस रोग जो है लिजियोनेला बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक गंभीर प्रकार का निमोनिया है। लिजियोनेला जो नम वातावरण में पनपता है और मुख्य रूप से जो मानव निर्मित जल प्रणाली जैसे एयर कंडीशनिंग इकाइयाँ, पानी के फव्वारे, स्विमिंग पूल और प्लम्बिंग इकाइयों में ये प्रणालियों के माध्यम से जो है इंसानों में फैलता है। तो ये जो लिग्नेरिया है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये जो है पानी के थ्रू फैलता है और इसमें जो है सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो इसमें जो लंग्स है, लंग्स में स्वेलिंग हो जाती है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। आगे देखते हैं जो मिजल जो है इसको खसरा भी कहा जाता है, खसरा रुबेला के रूप में भी जाना जाता है। यह एक वायरल संक्रमण होता है जो श्वसन संबंधी लक्षणों के साथ साथ व्यापक और फैलने वाले लाल पेच के द्वितीयक प्रसार वाले दाने का कारण बनता है और संक्रमित व्यक्तियों में एरोसोल के बूंदों के माध्यम से यह फैलता है। वायरस बहुत संक्रमण और विषाक्त है लेकिन टीके के द्वारा इसको रोका जा सकता है। और MMR वैक्सीन जो खसरा, कंठमल और रुबेला के खिलाफ जो टीका दिया लगता है, इसकी 2 खुराक दिया जाता है और पहली खुराक जो दी जाती है ये 12 से जो 15 महीने के बीच में दी जाती है और जो दूसरी खुराक दी जाती है ये 4 से 6 साल की उम्र के बीच दी जाती है। तो जो मिजल्स है इसके लिए जो वैक्सीन दी जाती है MMR वैक्सीन को इसके लिए दिया जाता है और इसमें जो है बॉडी पे लाल लाल चकत्ते या दाने पड़ जाते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जो मम्प्स है। मम्प्स को जो कहा जाता है कंठमाला इसको कहा जाता है। कंठमाला एक वायरल बीमारी है जो संक्रमित व्यक्तियों से एरोसोलाइज बूंदों के और लार के संचालन से फैलती है। खसरे की तरह इसे MMR वैक्सीन द्वारा आसानी से रोका जा सकता है और हाल के वर्षों में व्यापक टीकाकरण के माध्यम से कारण से इसमें बहुत कमी आई है। तो जो इसमें जो मम्प्स होता है, मम्प्स में जो हमारी जो पायरोटिड ग्लैंड है इसमें जो स्वेलिंग हो जाती है तो उसको जो मम्प्स कहा जाता है। आगे देखते हैं, और जो ये मम्प्स है इसको भी MMR वैक्सीन के थ्रू इसको जो दूर किया जा सकता है। आगे देखते हैं, आगे जो रुबेला है,
रुबेला एमएमआर वैक्सीन द्वारा कवर किया जाने वाला वायरस संक्रमण में तीसरा है और ज़्यादातर छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। यह हल्के लक्षण और खसरे के समान एक फैला हुआ दोनों के साथ प्रस्तुत करता है, लेकिन लेकिन जो शामिल पेच की तरह तुलना में अधिक असक्त पेच के साथ दिखता है। तो जो रुबेला के लक्षण है इसमें भी जो है फीवर और हेडक होता है, रनी नोज़ होता है और जो जॉइंट्स में पेन होता है। तो ये सब जो सारे लक्षण ये रुबेला के लक्षण है और रुबेला को के प्रिवेंशन के लिए जो टीका दिया जाता है एमएमआर वैक्सीन जो है इसके लिए दी जाती है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है निमोनिया। निमोनिया फेफड़ों की एल्वेलाई के भीतर सूजन और तरल पदार्थ की विशेषता वाली बीमारी है। यह कई प्रकार के श्वसन संक्रमण के लिए एक व्यापक श्रेणी है जो फेफड़ों में घुसपैठ और अलग अलग प्रणालीगत जो लक्षणों का कारण बनते हैं। बेसिकली जो निमोनिया होता है, निमोनिया में जो हमारे जो फेफड़े में जो एल्वेलाई होती हैं इसमें जो सूजन आ जाती है और कभी कभी जो है इसमें जो तरल पदार्थ भी भर जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है निमोनिया। तो उसको जो कहा जाता है उसको निमोनिया कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे जो है ट्यूबरक्लोसिस जो है ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस फेफड़े के इस संक्रमण के का एक प्रेरक रोगजनक है। इसे जो क्षय रोग या टीबी संक्रमित व्यक्तियों द्वारा एरोसोलाइज बूंदों के माध्यम से निकटता से फैलता है। बैक्टीरिया से संक्रमित सभी लोग जो होते हैं ये रोगी विकसित नहीं करते हैं और तथा इन लोगों में बिना लक्षणों के गुप्त टीबी होती है। बेसिकली जो ये ट्यूबरक्लोसिस होता है इसको जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया इसके द्वारा ये फैलाया जाता है। और टीबी जो है ये होती सब में है, लेकिन जो सब में जो है ये दिखती नहीं, इसके लक्षण बहुत सीमित होते हैं। लेकिन जिसको हो जाती है उसमें लक्षण काफ़ी जब लक्षण ज़्यादा हो जाते हैं तब उसको वो खतरनाक मानी जाती है। बाकी जब लक्षण जो नॉर्मल होते हैं टीबी के तो वो खतरनाक नहीं होती है। और ये भी जो है हवा में इसके बैक्टीरिया मूव करते रहते हैं और जो रोगी व्यक्ति होता है उसके थ्रू दौड़ते रहते हैं और किसी स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमार करते हैं। आगे देखते हैं। आगे जो है वूपिंग कफ जो है इसे काली खांसी जिसे पर्ट्यूसिस के नाम से भी जाना जाता है, यह बैक्टीरिया बोर्टेलिया पर्ट्यूसिस के कारण होता है। यह छोटे बच्चे, बड़े वयस्कों और प्रतिरक्षा क्षमता वाले लोगों की तुलना में अधिक गंभीर रूप से प्रभावित लोगों को प्रभावित करता है। तो इसको जो वूपिंग कफ है इसको काली खांसी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। तो जो वूपिंग कफ के जो ये कुछ लक्षण दिए हैं इसके बारे में देख सकते हैं। लो ग्रेड फीवर होता है, वॉमिटिंग होती है और रनी नोज होती है और बाकी ये सब सारे लक्षण जो हैं ये वूपिंग कफ के सारे लक्षण हैं। आगे देखते हैं। आगे जो है कॉमन कोल्ड जो है सामान्य सर्दी यकीनन सबसे आम श्वसन संक्रमण है। वायरस के जो 200 से अधिक उपभेद हैं जो सर्दी के निदान में योगदान करते हैं, जिसमें से अधिकांश जो है राइनो वायरस हैं। हालांकि कई ठंडे उपभेद कोरोना वायरस हैं। राइनो वायरस जो है बसंत, गर्मी और पतझड़ और कोरोना से अधिक बीमारी में योगदान करते हैं। तो ये जो कॉमन कोल्ड होता है, ये कॉमन कोल्ड जो होता है ये भी खतरनाक ही होता है। और इसमें जो होता है, इसमें जो रेनो वायरस होता है इसके जो है जो ये कॉमन कोल्ड होता है करीब 10 से 40% जो इसके द्वारा होता है। और ये जो किसी को किसी अगर संक्रमित व्यक्ति को अगर उससे अगर हाथ मिलाने या उसको छूने से भी ये फैलता है। आगे देखते हैं। आगे जो है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, इसके बारे में देखते हैं। सामाजिक और शारीरिक दूरी के उपायों का उद्देश्य जो होता है किसी बीमारी के संचरण या उसकी श्रृंखला को रोकने या उसको धीमा करने में जो है सोशल डिस्टेंसिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोगों को जो कोविड हुआ था तो उस टाइम देखा होगा कि लोगों को उचित दूरी पे रहने की सलाह दी जाती थी। तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो दूरी है ये पूछी जा सकती है। तो जो 6 फीट की दूरी या 2 गज की दूरी ये पूछा जा सकता है जो सोशल डिस्टेंसिंग में कहा गया था। आगे देखते हैं। आगे जो था डिजीज़ काजेज बाय मस्कीटो, उसके बारे में देखते हैं। मच्छर जनित रोग वो होते हैं जो संक्रमित मच्छर के काटने से फैलते हैं। मच्छरों द्वारा लोगों में फैलने वाली बीमारियों में जीका वायरस, वेस्ट नाइल फीवर, चिकनगुनिया वायरस, डेंगू और मलेरिया ये सब शामिल हैं। तो आगे देखते हैं इस टेबल में क्या लिखा हुआ है। तो देखते हैं जो मच्छर जनित बीमारी हैं, जो एडीज मच्छर है, एडीज मच्छर के द्वारा जो होता है चिकनगुनिया, डेंगू, लिम्फेटिक फिलारिसिस, रिफ्ट वैली फीवर, येलो फीवर और जीका वायरस, ये जो सब है ये एडीज मच्छर की वजह से होता है। और ये जो एनाफिलीज है, एनाफिलीज जो है इसके द्वारा जो होता है लिम्फेटिक फिलारिसिस होता है। और मलेरिया जो होता है ये सब जो है ये एनाफिलीज मच्छर के थ्रू होता है। जो क्यूलेक्स मच्छर है, क्यूलेक्स मच्छर से जो होता है जापानीज इंसेफ्लाइटिस होता है, लिम्फेटिक फिलारिसिस होता है। और वेस्ट नाइल फीवर जो है होता है ये क्यूलेक्स मच्छर की वजह से होता है।
और यहाँ इन सबके जो पैथोजन के बारे में भी दिया हुआ, जैसे जैसे जो 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 चिकनगुनिया है, चिकनगुनिया का जो पैथोजन है ये वायरस है। डेंगू भी एक वायरस है। और लिम्फेटिक पैरालिसिस जो है ये पैरासाइट है। रिफ्ट वैली जो है, रिफ्ट वैली जो फीवर है ये भी एक वायरस, इसका पैथोजन है। और येलो फीवर ये भी वायरस है। जीका ये भी एक वायरस ही है। और जो ये जो लिम्फेटिक पैरालिसिस है ये पैरासाइट है। और मलेरिया ये भी जो है पैरासाइट जो इसका पैथोजन है। ये जो और आगे देखते हैं जो जापानीज इंसेफ्लाइटिस है ये भी एक वायरस है। और लिम्फेटिक पैरालिसिस ये पैरासाइट है। और वेस्ट नाइल फीवर जो है ये भी एक वायरस है। तो जो ये सभी बीमारियां हैं ये मच्छर जनित बीमारियां हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सिलेबस में दिया हुआ है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो एडीज और एनाफिलिस और क्यूलेक्स, ये तीन जो मच्छर हैं इनके थ्रू जो इतनी सारी बीमारियां होती हैं, तो ये आप लोग इनको देख लीजिए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक आधा क्वेश्चन जरूर आना ही आना है। बाकी ये सब सिलेबस में नहीं दिया हुआ, बाकी ये टेबल में है तो आप लोग देख सकते हैं इन सबको, वीडियो रोक करके आप लोग पढ़ सकते हैं कि किससे क्या होता है। जैसे एक्वेटिक स्नेल जो है ये पैरासाइट है, इसका जो पैथोजन है ये पैरासाइट है। और ये जो ब्लैक फाइल है ये भी ये मक्खी है, इसके ये भी ये पैरासाइट है। तो आप इन सब के बारे में पढ़ सकते हैं वीडियो रोक करके। आगे देखते हैं। आगे जो है डिजीजेज काजेज बाय बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के द्वारा जो बीमारियां होती हैं इनके बारे में देखते हैं। जैसे जो ट्यूबरक्लोसिस है ये बैक्टीरिया से होती है। जो क्षय रोग, इसे टीबी भी कहा जाता है। ये जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जो बैक्टीरिया के द्वारा होती है। अब ये बैक्टीरिया आमतौर पर जो है फेफड़े पर हमला करता है। और लेकिन टीबी के बैक्टीरिया शरीर के किसी भी हिस्से में या हिस्से जैसे किडनी, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क पर हमला करते हैं। ये जो टीबी का जो बैक्टीरिया है ये फेफड़े पर तो हमला करता है, साथ ही साथ में जो ये जो किडनी, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क इन सब पे भी हमला करता है ट्यूबरक्लोसिस। आगे देखते हैं। आगे जो ये एंथ्रेक्स है, एंथ्रेक्स जो है ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। एंथ्रेक्स एक गंभीर संक्रामक रोग है जो बेसिलस एंथ्रेसिस नाम के जो बैक्टीरिया के द्वारा होती है। और ये पॉजिटिव रॉड के आकार के बैक्टीरिया होते हैं के कारण होता है। और यह प्राकृतिक रूप से मिट्टी में होता है। और आमतौर पर यह दुनिया भर में जो है घरेलू और जंगली जानवरों को प्रभावित करता है। और संक्रमित जानवरों से या दूषित पशु के उत्पादों या उनसे संपर्क में आने से जो एंथ्रेक्स के जो बीमारी है ये आम इंसानों को भी हो जाती है। तो ये जो एंथ्रेक्स का जीवाणु होता है ये मिट्टी में पाया जाता है, लेकिन जो जानवर के संपर्क में आने से, फिर जानवरों के से जो हम जैसे दूध उनका प्रयोग करते हैं और जो मीट का प्रयोग किया जाता है उसके थ्रू ये इंसानों में भी पहुंच जाता है। तो एंथ्रेक्स जो है ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। और इसका जो बैक्टीरिया का नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस जो है इसके बैक्टीरिया का नाम है। आगे देखते हैं जो टिटनेस है। टिटनेस जो है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाला जो संक्रमण है। और जब बैक्टीरिया शरीर पर आक्रमण करते हैं तो वे एक जहर विष पैदा करते हैं जो दर्दनाक मांसपेशियों के संकुचन का कारण बनता है। और ये जो टिटनेस जो है, टिटनेस का जो दूसरा नाम है लॉकजॉ जो है टिटनेस का दूसरा नाम है। आगे देखते हैं। आगे जो है लेप्टोपायरेसिस एक बैक्टीरियल रोग है जो मनुष्यों और जानवरों को प्रभावित करता है। यह जो है लेप्टोपायरेसिस जीन्स के बैक्टीरिया के कारण होता है। और ये जो लेप्टोपायरेसिस इसके जो बैक्टीरिया का नाम है लेप्टोपायरेसिस जीन्स जो है इसके बैक्टीरिया का नाम है। आगे देखते हैं। आगे जो है निमोनिया के बारे में देखते हैं। जीवाणु निमोनिया एक सामान्य कारण है जिसका जो स्टेप्टोकोकस निमोनी जो इसके बैक्टीरिया का नाम है। हालांकि चिकित्सक हमेशा यह पता लगाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं कि किस रोगाणु के कारण जो है कोई व्यक्ति निमोनिया से बीमारी हो गया है, तो इसके बारे में पता नहीं लगाया जा सकता। तो जो निमोनिया का जो बैक्टीरिया का जो नाम है स्टेप्टोकोकस निमोनी जो है इसके बैक्टीरिया का नाम है। आगे देखते हैं जो कॉलरा जो है हैजा एक तीव्र अतिसार की बीमारी है जो आंत के जो विषाणुजन्य जीवाणु विब्रियो कैलोरी के द्वारा होता है। और जो सेरो ग्रुप के संक्रमण के कारण ये होता है। तो जो कॉलरा जो है ये भी एक जो है बैक्टीरियल डिजीज़ है। और इसके जो बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कैलोरी जो है इसके बैक्टीरिया का नाम है। आगे देखते हैं जो बोटुलिज्म जो है इसके बैक्टीरिया का जो नाम है क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया जो है बोटुलिज्म के बैक्टीरिया का नाम है। आगे जो देखें जो सीडोमोनास इन्फेक्शन ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। और MRSA इन्फेक्शन ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ई कोलाई इन्फेक्शन ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। और मेनिंजाइटिस जो है ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। गोनरिया जो है ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। बोवाइन जो प्लेग है ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। और सिफिलिस जो है ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारी जो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं ये सारी इंपॉर्टेंट हैं।
आगे देखते हैं, जो डिजीज़ काजेज बाय वायरस, जो वायरस के द्वारा जो बीमारियां होती हैं इनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वायरस, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखते हैं वायरस से होने वाली बीमारियां। एड्स जो है ये वायरस से होने वाली बीमारी है, और इसके जो वायरस का नाम है HIV जो है एड्स के वायरस का नाम है, HIV जो है एड्स के वायरस का नाम है ये, और ये वायरस से होने वाला बीमारी है। कॉमन कोल्ड ये भी वायरस के द्वारा होता है, और एबोला जो है ये भी वायरस के द्वारा होता है, और जेनिटल हर्पीस जो है ये भी वायरस के द्वारा ही होता है। इन्फ्लुएंजा और ये भी वायरस के द्वारा होता है। मीजल्स और चिकन पॉक्स ये सब जो है ये वायरस के थ्रू ही होते हैं। आगे देखते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये जो इसका जो सेक्शन फर्स्ट जो था इसमें जो ये सारा चैप्टर ये सब कुछ हमने देखा है। तो इसके अभी इसमें जो कुछ जो 15 नंबर के जो हमारे क्वेश्चन है इसके बारे में हम लोगों ने देखा है। तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें जो ये ह्यूमन डिजीज़ है इसके बारे में देखेंगे कि जो कौन सी डिजीज़ कम्युनिकेबल है, कौन सी नॉन कम्युनिकेबल है, इसके बारे में देखेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।